आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6th हिस्ट्री और उसका चैप्टर फर्स्ट चेकआउट करेंगे कि उसके अंदर क्या कंटेंट है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। राइट। व्हाट का मतलब है कि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे या क्या पढ़ते हैं। वेयर का मतलब है कि किन किन जगहों के बारे में हमें देखना है हिस्ट्री के अंदर। और हाउ का मतलब है कि हम ये जो स्टडी है हमारी हिस्ट्री की वो कैसे करते हैं, यानी कि क्या मेथड यूज़ करते हैं। क्लियर। वेयर का मतलब प्लेसेस, यानी कि कौन कौन सी जगहें फोकस में रहती हैं हिस्ट्री को जानकारी लेते समय या हिस्ट्री को पढ़ते समय। ठीक है। और व्हाट में क्या है कि हम हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, क्या कंटेंट होता है। और व्हेन बताता है टाइम, हिस्ट्री में टाइम को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे नॉर्मली हम टाइम को सेकंड्स में बांटते हैं, मिनट्स में बांटते हैं, ईयर में बांटते हैं। राइट। तो हिस्ट्री के अंदर भी ऐसे ही टाइम का डिवीज़न होता है, उसको चेकआउट करेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर हम इस चैप्टर के बाद लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। अभी देखिए, अगर आपको कल के बारे में जानना है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं। अगर आपको लास्ट ईयर के बारे में जानना है तो आप किसी से बात करके जान सकते हैं। लेकिन हज़ारों साल के बारे में जानना है तो वो आपको हिस्ट्री पढ़ के ही पता चल सकता है। ठीक है। अब व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। बहुत कुछ जान सकते हैं। हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनके हाउसेस के बारे में जान सकते हैं, उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में जान सकते हैं कि वो हंटिंग कैसे किया करते थे। राइट। उनके फार्मिंग मेथड्स क्या थे, उनके रूलर्स के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन से रूलर पास्ट में एग्जिस्ट करते थे। मर्चेंट्स के बारे में जान सकते हैं कि कैसे वो लोग ट्रेड किया करते थे। प्रीस्ट के बारे में जान सकते हैं कि कैसे वो लोग अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म किया करते थे। डिफरेंट क्राफ्ट पीपल के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन से क्राफ्ट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस की जाती थी पास्ट के अंदर। आर्टिस्ट के बारे में जान सकते हैं, म्यूजिशियंस के बारे में जान सकते हैं, साइंटिस्ट के बारे में जान सकते हैं। तो कई तरह के लोगों के बारे में हम जान सकते हैं हिस्ट्री की स्टडी से। अब देखते हैं वेयर डिड पीपल लिव, यानी कि लोग कहाँ रहते थे। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर लोग रहा करते थे। अगर इंडिया की हम बात करें तो पहले हमें हिल्स के अंदर पहली बार लोगों के जो अर्ली विलेजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। राइट। इस तरह के विलेजेस पहले हमें किरतार और सुलेमान हिल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब जब लोगों को पता चल जाता है कि जो प्लेन्स हैं, यानी कि नदी के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दीज हिली रीजन्स, क्योंकि वहाँ की सॉइल क्या है, फर्टाइल है, वहाँ पर इरिगेशन हो सकता है। तो वहाँ से क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो लोगों ने हिल्स को छोड़ के यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। तो इस रीजन पर पहली बार हमें अर्ली सिटीज़ दिखाई देती हैं, क्योंकि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या करैक्टरिस्टिक्स थी उन अर्ली सिटीज़ की। ठीक है। उसके बाद ये जो इस तरह के एग्रीकल्चर सेटलमेंट हैं, लोगों ने जानवरों को रखना शुरू कर दिया, डोमेस्टिफिकेशन शुरू कर दिया उनका। ठीक है। तो जब लोग सबसे पहले इंडस रिवर के अराउंड सेटलमेंट शुरू होता है, उसके बाद ये रीजन में सेटलमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है। कुछ कई 100 सालों बाद हमें देखने को मिलता है कि इस रीजन पर गंगा और सोन ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इस रीजन पर एक बहुत पावरफुल किंगडम का एमर्जेंस होता है जिसको बोलते हैं मगध। ठीक है। जिसको बोलते हैं मगध। ठीक। बहुत पावरफुल राजा यहाँ के रहे हैं। आप एक राजा को आप सभी लोग जानते होंगे जिनका नाम था अशोक। वो मगध के सबसे प्रसिद्ध राजा हैं, सबसे पॉपुलर राजा हैं। ठीक। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री में जानते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारा जो फोकस है प्लेसेस पर वो भी चेंज होता जाता है। जब लोग यहाँ रहते थे तो हमारा फोकस उस टाइम पर यहाँ पर होगा। जैसे टाइम के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, जब लोग यहाँ रहने लगेंगे तो हमारा फोकस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। टाइम के साथ जब लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारा फोकस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। राइट। ये सदर्न रीजन में फ़ोकस करेंगे जब यहाँ पर पहली बार एग्रीकल्चर सेटलमेंट शुरू हो जाएगा, यहाँ पर नए नए किंगडम्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे टाइम के साथ चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी वैसे वैसे हमारा फोकस अलग अलग प्लेसेस पर शिफ्ट होता जाएगा।
ठीक, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पहली सिटीज़ हैं वो अराउंड 47,000 ईयर्स अगो हमें देखने को मिलती हैं एट द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर के किनारे हमें पहली सिटीज़ देखने को मिलती हैं। 2500 साल यानी कि अब से 2000 से यानी कि अब से 2500 साल पहले लगभग करीब गंगा का जो डेल्टा रीजन है या गंगा का जो प्लेन्स हैं वहाँ पर हमें सिटीज़ देखने को मिलती हैं, राइट। यानी कि 47,000 ईयर्स 4700 ईयर्स पहले हमें इंडस के अराउंड सिटीज़ देखने को मिलेंगी और 2500 ईयर्स पहले हमें गंगा का जो प्लेन्स हैं वहाँ पर सिटीज़ देखने को मिलेंगी। क्लियर। तो पहला अर्बनाइजेशन इंडस नदी के किनारे होता है, दूसरा अर्बनाइजेशन गंगा नदी के किनारे होता है, राइट। पहला अर्बनाइजेशन 4700 ईयर्स पहले होगा और दूसरा अर्बनाइजेशन 2500 ईयर्स पहले होगा अभी के टाइम से। चलिए देखते हैं और क्या है इस चैप्टर के अंदर, राइट। हमने मगध की बात की कि मगध टाइम के साथ लगभग 2000 साल पहले मगध एक पावरफुल किंगडम के रूप में निकल के आता है, राइट। लगभग 2500 साल पहले यहाँ के एक बहुत पॉपुलर किंग मगध को रूल किया करते थे जिनका नाम था अशोक, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, राइट। अभी यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेके कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो उसके अंदर इंडिया आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है और श्रीलंका भी आता है, राइट। तो ये पूरा जोग्राफिकल एरिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि हमारे उपमहाद्वीप के अंदर बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन लोग समय के साथ साथ क्या है कि एक जगह रुके नहीं, वो ट्रैवल करते रहे, इन पहाड़ों से एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते रहे बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न, बहुत सारे कारणों की वजह से। कुछ लोग मर्चेंट यानी कि ट्रेड की वजह से जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। ये मर्चेंट कैरावंस में ट्रैवल करते थे। कैरावंस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ग्रुप्स, राइट, मूवमेंट इन ग्रुप्स। अगर कोई मर्चेंट कम्युनिटी जब ग्रुप्स में ट्रैवल करती है बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस, ठीक है, उस तरह के मूवमेंट को हम कैरावंस बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से शिफ्ट होते थे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे फ्लड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया। कुछ लोग लाइवलीहुड की सर्च में जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, अगर उनको जॉब ढूंढना है दूसरा तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, ठीक है। तो हम ये सारे मूवमेंट भी ट्रेस करते हैं कि कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर लोग बाहर से भी आए हैं, उनको देखेंगे कि उनकी कल्चर कैसे डिफरेंट हैं हमारे कल्चर से, उनके अंदर किस तरह की खासियतें हैं या उनके अंदर किस तरह के वो रिलीजन प्रैक्टिस किया करते हैं हमारे रिलीजन से, और हमारा रिलीजन किस तरह से चेंज होता है टाइम के साथ, ठीक है। कैसे हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं जब नए लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है नेम ऑफ द लैंड। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है उसके दो ऑफिशियल नाम हैं, इंडिया और भारत। ये दोनों ही नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में दिए गए हैं, राइट। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये है उसका टेक्स्ट। तो हमारे कंट्री के दो ऑफिशियल नाम हैं, इंडिया और भारत। इंडिया ड्राइव्ड हुआ है इंडस रिवर से, राइट, यानी कि इंडस रिवर के ईस्ट में जितनी भी टेरिटरी है, ये इंडस रिवर है, इसका ईस्ट में जितनी भी जो टेरिटरी है वो सभी इंडिया के नाम से जानी जाती है। जो जोग्राफिकल एरिया पूरा इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत ड्राइव हुआ है ऋग्वेद के अंदर, एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है जिसका नाम है भारत, वहाँ से ड्राइव हुआ है भारतवर्ष, क्लियर। तो ये दो इम्पॉर्टेंट नाम हैं हमारी कंट्री के, ठीक। इंडिया ड्राइव हुआ है इंडस से और भारत ड्राइव हुआ है ऋग्वेद के अंदर एक ट्राइब है, इम्पोर्टेंट ट्राइब, वहाँ से, ठीक है। ईरानियंस ने पहली बार इंडिया को हिंदू कह के बुलाया क्योंकि उनको एस प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती थी, इसीलिए वो सिंधु को हिंदू कहते थे, यानी कि यहाँ के लोगों को, इस रीजन को उन्होंने हिंदू बुलाया, यानी कि इंडस रिवर के पूरा ईस्ट वाला रीजन को वो हिंदू कहते थे,
ठीक। और जब जो टर्क्स हैं, जो मुस्लिम एडवेंचरस या मुस्लिम पॉलिटिकल पावर्स इंडिया के अंदर आती हैं, तो उन्होंने इस रीजन को हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया, राइट। यानी कि सबसे पहले ईरानियंस यानी कि पर्शियंस, जिनको एस पुकारने में प्रॉब्लम होता था, इसीलिए वो एस को एच प्रोनाउंस करते थे, तो इसीलिए सिंधु को वो लोग हिंदू कहने लगे, ठीक है। अब हिंदू कहने लगे तो उन्होंने इस रीजन को बोल दिया कि ये हिंदू रीजन है, ठीक। अब जब ये टर्क्स इंडिया के अंदर आते हैं या मुस्लिम पॉलिटिकल पावर सेटअप होता है इंडिया के अंदर, तो वो इस रीजन को हिंदुस्तान कहने लगते हैं, ठीक है। इसी से हिंद का नाम आ जाता है, सिंध से, ठीक। तो हमारा जो हिंदुस्तान नाम है वो सिंधु रिवर से डराइव्ड है। इंडिया जो नाम है वो भी ग्रीक्स ने इंडस रिवर से ड्राइव किया है, और भारत जो नाम है हमारी कंट्री का वो ऋग्वेद से ड्राइव है। चलिए और देखते हैं इसके अंदर क्या है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी कि पास्ट के बारे में हम कैसे जानते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। क्लियर। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती हैं, हाथ से लिखी हुई चीज़ें, जिनको हाथ से लिखा गया है, टाइप्ड नहीं है। पहले पेपर नहीं हुआ करता था। पेपर इंडिया के अंदर 1000 AD के आसपास शुरू हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले लोग पाम लीव्स पर लिखा करते थे, राइट, और उन्हें बांध दिया करते थे, ठीक है। इस तरह की लिखावटों को बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी, राइट। मैनू का मतलब होता है बाय हैंड, ठीक है। कुछ जो बर्च ट्री होता है उसकी बार्क पर भी इस तरह की लिखावटें देखने को मिली हैं, यानी कि बर्च ट्री होता है, उसको सुखाने के बाद उस पर लिखा जाता था, तो उस तरह की जो लिखावटें होती हैं उनको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, राइट। ऐसी कई मैन्युस्क्रिप्ट हमें टेम्पल्स के अंदर देखने को मिलती हैं, राइट, म्यूज़ियम्स में देखने को मिलती हैं, क्लियर। जो दूसरा हमारे पास सोर्स है इस पीरियड को स्टडी करने का, वो है इंस्क्रिप्शंस, राइट। सो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, दे आर राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस, दे आर राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस, क्लियर। यानी कि अगर कोई हार्ड सरफेस है, जैसे स्टोन है, उसके ऊपर कोई राइटिंग है, ठीक है, तो उस तरह की राइटिंग को हम इंस्क्रिप्शंस बुलाते हैं, राइट। और उस तरह की राइटिंग की स्टडी को हम एपिग्राफी बोलते हैं, एपिग्राफी, यानी कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ नोन एज एपिग्राफी। अभी इंस्क्रिप्शन के अलग फ़ायदे हैं मैन्युस्क्रिप्ट से, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जबकि इंस्क्रिप्शन क्या है, इस तरह के, देखिए ये एक स्टोन है, इसके ऊपर लोगों ने कुछ लिख रखा है, इस तरह की जो राइटिंग होती है उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। अब इनके अलग अलग फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू मैन्युस्क्रिप्ट। क्या फ़ायदे हैं कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, राइट। हमें पता होता है कि ये किसने लिखे हैं, यानी कि ऑथरशिप को लेके इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इनके डेट के बारे में हम श्योर होते हैं कि ये किस टाइम पर लिखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, कुछ भी एक बार लिख दिया वो लिखा रहेगा, ठीक है। अगर कोई इसके अंदर छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसको ट्रेस कर सकते हैं कि ये बाद में लिखा गया है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं इंस्क्रिप्शंस के, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, वो भी हमें मदद करते हैं पास्ट को जानने में कि लोग किस तरह रहा करते थे। जैसे ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट हमें मिला है पोट्री, यानी कि किस तरह की वो पोट्री यूज़ किया करते थे, ठीक। और ये कॉइन्स, यानी कि किस तरह के कॉइन्स वो यूज़ किया करते थे, इस तरह के कॉइन्स को पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते थे, ठीक। ये सारी चीज़ें हमें पास्ट के बारे में बताती हैं। अब देखते हैं वन पास्ट और मैनी पास्ट। तो सिर्फ एक पास्ट नहीं होता, राइट। हिस्ट्री के अंदर कई स्टोरीज़ होती हैं, हर एक की हिस्ट्री अलग है, यानी कि किंग्स की हिस्ट्री अलग है, उनका पास्ट अलग है, पीजेंट का पास्ट उनसे अलग है, राइट। ट्राइबल्स का पास्ट पीजेंट से अलग है। तो बहुत सारी हिस्ट्रीज़, बहुत सारे पास्ट को मिला के हिस्ट्री को बनाया जाता है। तो हिस्ट्री के अंदर हम कई लोगों के पास्ट के बारे में जानते हैं,
ठीक, हंटर गैदरर के पास्ट में जानते हैं। अब देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डेट्स, यानी कि डेट्स के बारे में, डेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में दो तरह के डेट्स का यूज़ किया जाता है। एक होती है हमारा बीसी और एक को बोलते हैं हम एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ लॉर्ड, यानी कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है उसके बाद का समय। तो हम हिस्ट्री में जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वहाँ से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ये वाला जो टाइम है उसको बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ये वाला जो टाइम है उसको एडी बोलते हैं या कॉमन एरा बोलते हैं, या बीसी, इस वाले टाइम को बीसीई भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, राइट, बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी। क्लियर, इस तरह डिवाइड करते हैं। यानी कि क्राइस्ट के जन्म के, यानी कि बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद वाला जो टाइम है उसके आगे हम एडी लगा देते हैं। यानी कि अभी कौन सा साल चल रहा है, 2022 एडी। क्लियर। अगर ऐसे ही हमें पहले की बात करनी है तो जो मौर्य एम्पायर है वो कब मौर्य किंगडम कब सेटअप होता है, 321 बीसी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के 321 साल पहले। तो जीसस क्राइस्ट की जो जन्म है उसको हम रेफरेंस मानते हैं हिस्ट्री के अंदर टाइम का, वहाँ से टाइम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले समय को एडी बोलते हैं और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाले समय को बीसी बोलते हैं। क्लियर। अभी स्क्रिप्ट हमें कैसे पता चलता है कि किसी इंस्क्रिप्शन पर क्या लिखा है, तो उस तरह की डिकोडिंग को, यानी कि उस किसी इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा गया है उस डिकोडिंग की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं डेसिफरमेंट, राइट। सो डेसिफरमेंट क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अनआइडेंटिफाइड स्क्रिप्ट्स आर डिकोडेड, यानी कि उनको डिकोड किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज़ किसी इंस्क्रिप्शन के ऊपर इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। अगर किसी को सिर्फ हिंदी भाषा आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो वो राम घर लिखा है, राइट, और उस वही चीज़ इंग्लिश में भी लिखी है, राम होम। तो अगर उसको सिर्फ हिंदी भाषा आती है तो वो जान लेगा कि इंग्लिश के अंदर राम, इस ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब राम है, क्योंकि ये इसके नीचे लिखा गया है। तो इसी तरह डिकोडिंग होती है जो अनआइडेंटिफाइड स्क्रिप्ट या भाषाएं होती हैं हिस्ट्री के अंदर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट क्या है, इट इज़ अ मेथड और इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डिकोडिंग अनआइडेंटिफाइड स्क्रिप्ट्स। क्लियर। तो ये एक ओवरव्यू था हमारा इस चैप्टर का, जिसके अंदर हमने देखा कि हम हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर हम कौन कौन सी जगहों पर फोकस करते हैं, हिस्ट्री के अंदर हम कैसे चीज़ों को जानते हैं, क्या मेथडोलॉजी यूज़ होती है, और हिस्ट्री के अंदर हम डेट को कैसे क्लासीफाई करते हैं। चलिए एक इसकी समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आज देखा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट एस्पेक्ट, इस चैप्टर का नाम क्या था, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, राइट। तो व्हाट के अंदर हमने क्या देखा था कि हम लोगों के बारे में जानते हैं, उनके प्लेसेस के बारे में जानते हैं, उनके हाउसेस के बारे में जानते हैं, उनके फैमिलीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं, उनकी स्टोरीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। वेयर एस्पेक्ट, तो वेयर के अंदर हम उनके देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ रहा करते, तो अलग अलग पीरियड्स में लोग अलग अलग जगहों पर रहा करते थे। पहले वो हिल्स में रहते हैं, उसके बाद प्लेन्स में रहते हैं। पहले इंडस नदी के किनारे जो प्लेन्स हैं वहाँ पर सिटी हमें देखने को मिलते हैं, राइट। फिर गंगा नदी के किनारे हमें सिटीज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है, 2500 साल पहले आज से। और इंडस नदी के किनारे 4700 ईयर्स पहले, ठीक। उसके बाद पहले किंगडम्स हमें देखने को मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट किंगडम के बारे में हमने देखा था जिसका नाम था मगध। क्लियर।
इसके अलावा लोगों ने मूव किया है, लोग बाहर से भी यहाँ आए हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहे हैं, नॉर्थ से साउथ में गए हैं, साउथ से नॉर्थ में गए हैं। क्लियर? तो उससे भी क्या है कि आइडियाज़ का मूवमेंट होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस का मूवमेंट होता है। अभी है हाउ, कि हम कैसे जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के सोर्सेस होते हैं। एक तरह के जो लिखे हुए जो सोर्सेस होते हैं उनको बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस, और जो मटेरियल सोर्सेस होते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कई तरह के होते हैं। एक होते हैं मटेरियल सोर्सेस। मटेरियल सोर्सेस जैसे पोट्री, राइट, और भी ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सारे मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, राइट, और उस राइटिंग की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एपिग्राफी। कॉइन्स क्या होते हैं? राइट, हम सभी जानते हैं कॉइन्स क्या होते हैं। तो कॉइन्स की स्टडी से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और उनकी कॉइन्स की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? न्यूमिस्मैटिक्स। उसके बाद वैन एस्पेक्ट, यानी कि हिस्ट्री में हम टाइम को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह लिया जाता है हिस्ट्री के अंदर टाइम को क्लासीफाई करने में। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जो पहले का समय है उसको हम बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, और जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला समय है उसको बोलते हैं एनो डोमिनी या कॉमन एरा। राइट, बस यही इस चैप्टर की समरी था। ऐसी उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। इफ़ यू आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लेक्चर, अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, राइट। और इस तरह की चीज़ों को आगे देखने के लिए आप इस तरह के जो चैनल है या इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर नाउ दिस इज़ ऑल। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।